नमस्कार दोस्तों। तो क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि अब उनके लोग भी कहने लगे हैं कि वो देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? और क्या राहुल गांधी के हर कहे को मानने के लिए अब भाजपा बाध्य होने लगी है? और क्या राहुल गांधी जो कहते हैं वही सच साबित होता है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी स्थिति है, तो गोदी मीडिया उसे दिखाने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं? जी हां, यही सारी चीजें हैं। आज देश में जगह जगह आवाज उठ रही है कि देश में लोग किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जब इस पर बात होती है तो पार्टी लाइन से हटकर देश में तमाम दलों के ही नेता और कार्यकर्ता नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बोलने लगे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आज यह किस्सा हुआ कोल्हापुर में उनकी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष एक सभा को संबोधित कर रही थी और अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रही थी कि आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? जनता की तरफ से आवाज आई राहुल गांधी को। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल कार्यकर्ताओं ने कहा राहुल गांधी, वो फिर बोली, फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी। अब उनके पास एक मीठी सी मुस्कान के सिवा कुछ नहीं था। और वही नहीं, मंच पर बैठे सारे नेता मुस्कुरा लिए। क्यों मुस्कुराए? इतनी प्यारी मुस्कान से, क्योंकि शायद कार्यकर्ताओं ने उनके दिल की बात कह दी। नरेंद्र मोदी आदतन झूठे व्यक्ति हैं। इनके हर साल 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपए देने वाले झूठ के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी झूठ हैं जिसने देश की आम जनता को उम्मीदें तो बंधाई, फिर उन्हें तोड़ दिया। आप खुद ही सुनिए, गंगा नदी को पूरी तरह से साफ करने का वादा किया था। गंगा जो चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। मां गंगा नदी को साफ करने का वादा भी झूठ साबित हुआ। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को आधा कर दिया। स्मार्ट सिटी, क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने। एक भी स्मार्ट सिटी ये तैयार नहीं कर सके। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी के झूठों की फहरिस्त काफी लंबी है। आम जनता गिनते गिनते थक जाएगी, लेकिन ये बिना रुके लगातार झूठ बोलते हुए नहीं थकेंगे। मेरे पर भरोसा मत कीजिए, मेरी सरकार पे भरोसा मत कीजिए। जी हाँ, यही हुआ। इसके बाद आप देखिए। अच्छा, हाँ, ऐसे धमकी दे रहे हैं यहाँ का। ऐसे थोड़ी चलेगा कि हम धमकी से डर जाएगा। मतलब मोदी जी को प्यार से वोट नहीं मिल रहा है यहाँ? हाँ, नहीं मिलेगा। मोदी चोर है, मोदी को क्या देगा? मोदी थोड़ा परिवार है, वो तो वांडा है साला, उसका क्या पड़ी है? जीने का हक तो हमारा है, हम तो परिवार वाले हैं ना। वो एक पत्नी नहीं संभाल पाएगा तो क्या संभालेगा? देश संभालेगा? देश को बर्बाद कर रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि देश बड़ा आबाद हो रहा है, उन्नत हो रहा है। गुजरात जैसे मूर्ति ऊंची उठ रही है, वैसे गुजरात ऊपर उठ रहा है। नहीं, कुछ उठ नहीं रहा है यहाँ पे। सब बर्बादी हमारा खाना पीना छोड़ लिया मोदी ने। मोदी क्या देगा हमको? हम मोदी का खुद विरोध करेंगे। और ये राहुल गांधी जब जब जो कहते हैं वही सच होता है। राहुल गांधी ने कहा था कोरोना का संकट आ रहा है, इससे निपटने की अभी से तैयारी कर लीजिए। जनवरी महीने में कहा था, जनवरी 2020। लेकिन नरेंद्र मोदी को उस घमंड में चूर थे, उनके तमाम नेता, तमाम मंत्री घमंड में चूर थे।
उनके उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, जो भाजपा के सीनियर नेता भी थे, डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी उसी घमंड में कहा कोई वो नहीं है खतरा। ये कहते रहे, राहुल गांधी बार बार आगाह करते रहे। अंत में राहुल गांधी के लिए तमाम तरह के गंदे कमेंट पास किए गए, टीका टिप्पणी की गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं डिगे, वो मुद्दे को उठाते रहे। वो सदैव बेरोजगारी, महंगाई, जो तमाम किसानों के संकट, दूसरी और चीजें, इन सब चीजों को, मजदूरों और सबकी बात करते रहे। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, लेकिन भाजपा उनका मजाक उड़ाती रही। 15 मार्च तक मजाक उड़ाया जो राहुल गांधी ने 15 मार्च को, क्या उसमें उनके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोई खतरा नहीं, कोई वो नहीं। और अचानक नरेंद्र मोदी जैसे प्रकट होते हैं, नोटबंदी में प्रकट हुए थे, वैसे ही प्रकट हुए अचानक और बोले देश में ऐसा संकट आ गया है, कोरोना इतना बढ़ गया। 3 महीने बाद में हो सारा, जब सारा बुरी स्थितियां हो, अपने शो कर लिए, जो ट्रंप और सबको बुला के अपने तमाम ड्रामे कर लिए। तो साहब फिर क्या होता है, तब वो रोते हैं और फिर कहते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन हो जाता है एकदम से, बगैर किसी तैयारी के। एकदम से लोग इधर उधर क्या करें, कैसे करें, कुछ कोई तैयारी नहीं। और नतीजा ये होता है, लगातार बढ़ाते रहते हैं और लोग भूखों मरने की हालत में आ जाते हैं और तमाम संकट खड़े हो जाते हैं। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं और सब मदद करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उस दौर में भी अपने पैसे कमाने का धंधा कर रहे थे, पीएम केयर फंड बनाकर। राहुल गांधी ने उस पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि जब कोरोना का संकट चल रहा है, इस दौर में जो आप बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में एक राजधानी के क्षेत्र में जो सब कुछ बना हुआ है, जबरदस्ती का काम कर रहे हैं, वो पैसा मत खर्च कीजिए, इस पैसे को खर्च कीजिए उन लोगों के वेलफेयर के। लेकिन नहीं मानना है, किया। नतीजा यह हुआ कि देश बिलबिला उठा, हालत बिगड़ गई। तमाम मजदूर, आज मजदूर दिवस है, शिकागो में आज ही लड़ाई लड़ी गई और उस समय मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। हालात ये हो गए कि मजदूर दिवस आते आते इतने लोग मर गए, चलते चलते मर गए, खाने के बिना मर गए, प्यास के बिना मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए, दवाओं के बिना मर गए और बेड के बिना मर गए, अस्पतालों डॉक्टरों के बिना मर गए। तब भी नरेंद्र मोदी को होश नहीं आया और उसके बाद में भी कमाई का जरिया निकालते रहे। बहरहाल फिर किसी तरह देश आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ा। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेरोजगारी चरम पर आ गई। 90 करोड़ बेरोजगारों का देश बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। यह हालत हुई, तब फिर राहुल गांधी ने उठाया कि अभी यह खत्म नहीं हुआ है, इसकी तैयारी की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारी भरकम रकम कर्ज पर ले ली इस बात के लिए कि लोगों को टीके लगवाने हैं। वहां से कर्ज लिया, पीएम केयर फंड से अपने लिए फंड जुटाया और वो सब पैसा कहां गया पता नहीं, लेकिन 52 करोड़ रुपया चंदा ले लिया कोविशील्ड से और सब स्टैंडर्ड खराब, बगैर परीक्षण कायदे से हुए वो टीका लगवा दिया गया, जिससे लाखों लोग मर गए। 50 लाख लोग कोरोना में मरे और फिर उस टीके के कारण लगातार लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन फेल हो रहा है और दूसरी चीजें हो रही हैं, तमाम तरह के रोग हो रहे हैं। सोचिए आप क्या किया। राहुल गांधी ने तब भी कहा था यह परीक्षित नहीं है, अभी इसको पूरा परीक्षण कर लीजिए फिर करिए, लेकिन नहीं सुना। यह बताता राहुल गांधी ने एक एक चीज के लिए आगाह किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड ला रहे हैं ये भ्रष्टाचार का वो है, सबसे पहला व्यक्ति था। लेकिन साहब नहीं सुनना है, मनमानी करनी, और हुआ वही साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया और अब तो यह भी पता चल गया कि एक ही दिन में 52 करोड़ रुपया उस सब स्टैंडर्ड वैक्सीन वाले ने दे दिया था, नकली दवाओं वालों ने दे दिया था।
250 करोड़ रुपया ऐसे ही दे दिया। मतलब इस तरह से इतना पैसा वसूला गया। क्यों? ये सब करना था। बहरहाल उसके बाद में देश जिस तरह के संकटों से जूझ रहा है, जो जो चीजें हुई, उन सब स्थितियों में राहुल गांधी ने संविधान का, हर चीज का मुद्दा उठाया, बताया कि आप कैसे संविधान से खेल रहे हैं, कैसे आपके लोग इसकी साजिश रच रहे हैं, कैसे आपका विधि आयोग इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है, और कैसे आप इस देश में संविधान, आरक्षण सब खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है और उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पसंद नहीं है, आप मनुवादी विचारधारा के लोग हो, आप मनुवाद को स्थापित करना चाहते हो। और यह बात मैं नहीं कहता हूं, यह बात आरएसएस के सेकेंड जो प्रमुख थे, जिन्हें गुरु माना जाता है आरएसएस में, गुरु गोवलकर ये लोग कहते हैं, वो एमएस गोवलकर ने लिखा है। ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 को अपने लेख में लिखा कि यह संविधान जो स्वीकार किया है नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने, वह संविधान वास्तव में हिंदू धर्म, संस्कृति और सब चीजों से के खिलाफ है। मनु संहिता बहुत अच्छी है, मनु संहिता का इसमें कहीं कोई अंश नहीं है, ये नहीं है। पंडित नेहरू ने इसके प्रारूप को तैयार करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें बड़ी मेहनत की थी, उनके साथ संविधान सभा के और भी सदस्यों ने मेहनत की, और बहुत मेहनत मशक्कत के बाद यह संविधान बना, हर व्यक्ति को इंसाफ देने का बना। तो उसे पलट देना चाहते हैं। इनके दीनदयाल उपाध्याय ने इसके खिलाफ लेख लिखा, अपनी किताब में लिखा, तो आप समझ सकते हैं। और मोहन भागवत से लेके सब कहते ही रहे। अब पलटी मार रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी हर सभा में संविधान की कॉपी लेके जाते हैं और बताते हैं कि यह हमला है इनका, इस संविधान को छीनना चाहते हैं। आज प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर के बड़ा स्पष्ट बताया असम में। उन्होंने कहा क्या किया है। देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आजादी के लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं।
तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया, और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। 70 साल में हमने वो किया जो ये सोच नहीं सकते। तो आप इससे समझिए, तब अब ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्यों नहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया, क्यों नहीं पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को बुलाया, क्यों नहीं उन सब लोग, क्यों नहीं वहां दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, सिर्फ मोदी मोदी दिख रहे थे, उनके तमाम मंत्री भी नहीं थे। और उसके नाम पर ये धर्म के नाम पे लूट रहे थे, जमीनों के घोटाले हो रहे थे, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, कहीं कोई चीज कहीं कोई चीज, इस तरह के खेल हो रहे थे। इतने घोटाले, इतने मंदिर तोड़े गए। इन्होंने तो धर्म का सबसे ज्यादा अपमान किया है। बड़ा अधर्मी कौन? हिंदुत्व का ढोंग करने वाली भाजपा की सच्चाई। भाजपा ने मंदिर के चंदे का पैसा खाया। भाजपा ने गाय की हत्या करने वाली फैक्ट्रियों से चंदा लिया। भाजपा ने औरंगजेब से भी ज्यादा मंदिर तोड़े। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ा। भाजपा ने धर्म के नाम पर हिंदुओं को मूर्ख बनाया। भाजपा ने कोरोना में लाखों लोगों को मरने के लिए बेसहारा छोड़ा। भाजपा ने हजारों किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। भाजपा ने बेटियों का जमकर शोषण किया। भाजपा ने हमारी भारत माता को चीन को बेच दिया। भाजपा ने देश के हजारों जवानों की शहादत करवाई। भाजपा ने हजारों महिलाओं का मंगलसूत्र लूटा। तो अब घबरा गए। तो अब चुनाव के बीच में द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के लिए भेजेंगे, तो वहां वो 4 घंटे पूजा करेंगे। आप सोचिए, पूरा ड्रामा, प्रायोजित ड्रामा है, जिससे दिखाई नहीं नहीं हम नहीं ये कहते हैं कि वो ना जाए मंदिर में। यह खेल है इनका। इसी तरीके के तमाम सारे खेल हैं। और ये जिस तरीके से करते हैं, राहुल गांधी इनके सारे खेल को खराब कर देते हैं। और वो जब हमला बोलते हैं तो ये इतना घबरा जाते हैं कि तुरंत बौखला कर ये करने लगते हैं। राहुल गांधी ने अब पूछ लिया है, क्या नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक परिवार है उसका सदस्य बनते ही कोई भी अपराध करने वाले को संरक्षण मिल जाता है? और उन्होंने जब बलात्कारी, व्यभिचारी, हजारों महिलाओं, लड़कियों से रेप और दूसरे अपराध करने वाले रमन्ना के बारे में पूछा, तब घबराए। अमित शाह उस पर सफाई देने पहुंचे, क्योंकि मोदी तो बोलते नहीं। महंगाई का मां नहीं बोलेंगे, मणिपुर का मां नहीं बोलेंगे, महिलाओं के साथ होते व्यभिचार पर मां नहीं बोलेंगे, तमाम सारे मोलेस्टेशन पर मां नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ मां से मोदी जानते हैं, उसके अलावा नहीं। तो शाह आए बोलने भी आए तो श्री रमन्ना कहते हैं उस बलात्कारी व्यभिचारी को। श्री रमन्ना, देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार, श्री रेवन्ना का, अब आप समझ सकते हैं, इनके लिए वो व्यभिचारी श्री रमन्ना है। इससे आप समझिए इनका चाल चरित्र, चेहरा क्या है। मैं बार बार बताता रहा हूं, इनके यहां समलैंगिकता पूरी तरीके से। इसीलिए कहा जाता था एक जमाने में कि हाफ पैंटी लोग आपस में क्या खेल करते हैं, ये देखने वाला है। आज ये बात समझ में आ रही, दिख रही है कि ये सचमुच कुकर्मी लोग हैं। और इनके कुकर्म का खुलासा कर दिया है राहुल गांधी ने। इसलिए राहुल गांधी से घबराते हैं, इसलिए गांधी परिवार से घबराते हैं, इसीलिए पंडित नेहरू पर हमला करते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू ने काम करके इस देश में दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे 10 साल से उनके 10 साल में तुलना कर लो। आपके 10 साल और उनके 10 साल में तुलना कैसे हो सकती? उनको जब देश मिला था, कंगाल भुखमरा देश मिला था। इस देश के अंदर न कुछ उद्योग थे, न धंधे थे, न गांव में बिजली थी, न कहीं कुछ था। हालात इतने बुरे थे, राजे रजवाड़े और तमाम चीज। लेकिन पंडित नेहरू ने उन सबको करके इस स्थिति में खड़ा किया, कांग्रेस ने खड़ा किया कि जब आपको देश मिला तो इस देश के 6.5 लाख गांवों में बिजली पहुंच चुकी।
आपने क्या किया है साहब? और इस देश के तमाम इलाकों में सड़कें पहुंच गई थी, तमाम जगह रेल लाइन बिछ गई थी, तमाम जगह बिछ रही थी, तमाम सड़कों के चौड़ीकरण के काम हो रहे थे, एक्सप्रेसवे बन रहे थे और न जाने क्या क्या हो रहा था। आपने उन्हीं को जो थोड़ा बहुत काम हुआ उसी को अपनी उपलब्धि बताते हैं। आपने नया क्या बनाया? उन्होंने तो चंडीगढ़ जैसे शहर बना दिए, भाखड़ा डैम बना दिए, सरदार सरोवर बना दिए। उसी सरदार सरोवर पे आप सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा स्थापित करके उसे उपलब्धि बताते हैं, जबकि वो जिस कारण से है वो पंडित नेहरू का बनाया हुआ है। वो भाभा एटॉमिक हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, गेल हो, भेल हो, सेल हो, एम्स हो, जो भी कुछ हो, सब उनका बनाया है। आपका क्या बनाया है? और तब आप उन्हें बदनाम करते हैं क्योंकि आप व्यभिचारी हैं, तो पंडित नेहरू की, किसी और की, उनके परिवार के सदस्यों की फोटो, उनकी बहन के साथ की फोटो, उनकी भांजी के साथ की फोटो, उनके परिवार की और दूसरी महिलाओं के साथ की फोटो को आप इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे पंडित नेहरू कोई चरित्रहीन व्यक्ति। वास्तव में चरित्रहीन आप हैं, हर तरह का गुनाह करते हैं। कौन सा गुनाह नहीं करते? आप वास्तव में आपके मात्र संगठन से लेके आप सब यौन उसका शिकार है, और उस मानसिकता के कारण आप इस तरह के काम करते हैं। इसीलिए सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के ही निकलते हैं। तो बलात्कारी, यौन शोषण करने वाले तमाम सारे आपके ही हैं। इसलिए आप राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए गांधी नेहरू परिवार से डरते हैं, इसलिए कांग्रेस से डरते हैं। यह कारण है। और इसीलिए अब आप पलटी मारने लगे, बार बार पलटी मारते हैं। वो उसका कारण राहुल गांधी का डर है। जय